तो चलिए आज हम लोग क्लास 10th के मैथमेटिक्स का ऑब्जेक्टिव पढ़ते हैं चैप्टर 1 का। और इसी क्रम में हम लोग सभी चैप्टर का ऑब्जेक्टिव्स को देखेंगे। पहला चैप्टर का ऑब्जेक्टिव को देखते हैं वास्तविक संख्याएं। ये डिजाइन किया गया है आपके सिलेबस के आधार पर, जो कि आप लोग 2026 में बिहार बोर्ड का एग्जाम देंगे उसके बेसिस पर डिजाइन किया गया है। ठीक है, तो आप सभी चैप्टर में कम से कम 100+ ऑब्जेक्टिव्स को देखेंगे और इसको सीखेंगे बढ़िया से, और जो आपका एग्जाम होगा उसमें अच्छा से अच्छा मार्क्स लेकर के आएंगे। उसके बाद हम लोगों ने वन शॉट का भी तैयारी कर वन शॉट भी आप लोगों को दे रहे हैं। ठीक है, पढ़ा रहे हैं। और उस क्रम में आप लोगों को ऑब्जेक्टिव, आप जानते हैं कि बीएससी भी लगभग 50% ऑब्जेक्टिव पूछता है। तो उसी का तैयारी करते हुए हम लोग क्या करेंगे, मैथमेटिक्स का तैयारी करते हैं और फिर ऑब्जेक्टिव्स को जानते हैं। ठीक है, पहला ऑब्जेक्टिव देखते हैं कि दो धन पूर्णांक ए तथा बी के लिए यदि ए इक्वल्स टू बी क्यू प्लस आर हो तो आर का वैल्यू ए क्यू प्लस ए इक्वल्स टू बी क्यू प्लस आर हो तो ये ए बी एंड आर में और क्यू में रिलेशन क्या होगा, ये ए बी क्यू इस तरह से इसमें रिलेशन क्या होगा। तो हम लोग जानते हैं कि ए को कहाँ हम लोग रखते हैं, मिड में, और उसके बाद हम लोग डिवाइड करते हैं बी से, और यहाँ पर क्यू आता है, यहाँ पर आर आता है। तो हम लोग जानते हैं कि ए को बी से बड़ा होना चाहिए, पहले से ये जानते हैं। ए को क्या होना चाहिए, बी से बड़ा होना चाहिए। एंड आर जो है किससे बड़ा होना चाहिए, सॉरी आर छोटा होना चाहिए, बी बड़ा होना चाहिए आर से। ठीक है ना, तो ये सारा चीज हम लोग, और आर 0 के बराबर भी हो सकता है। तो हम लोग ये चीज को देखेंगे कि आर तो 0 के बराबर हो जा रहा है या 0 से बड़ा हो सकता है, लेकिन बी को क्या होना चाहिए, बड़ा होना चाहिए। पहला रिलेशन देखते हैं कि 0 से बड़ा आर, तो जरूरी नहीं है कि आर 0 भी हो सकता है, एंड बी आर से क्या होता है, बड़ा होता है। यहाँ पर ये क्या हो जाएगा, ये गलत हो जाएगा इस क्रम में। यहाँ पर 1 से बड़ा ना होकर के ये भी गलत हो जाएगा। बराबर यहाँ लगता तो हो जाता, लेकिन बराबर वहां पर नहीं है। और इस क्वेश्चन का आंसर क्या हो जाएगा, ये हो जाएगा। क्यों, क्योंकि 0 से क्या होना चाहिए, आर का वैल्यू बराबर या बड़ा होना चाहिए, और उससे बड़ा होना चाहिए क्या, बी का वैल्यू। ठीक है ना, हम लोग अगला क्वेश्चन देखते हैं जल्दी से। ठीक, परिमेय संख्याओं और अपरिमेय संख्याओं के समूह को क्या कहते हैं। हम लोगों ने पढ़ा था रेशनल और इरेशनल के समूह को क्या बोलेंगे, वास्तविक संख्या या रियल नंबर बोलेंगे। ये क्लास में हम लोगों ने कर चुका है। ठीक है ना, अगला देखते हैं, क्या पूर्णांक संख्याओं को संख्या रेखा पर दर्शाया जा सकता है। बिल्कुल दर्शाया जा सकता है, इसका ऑप्शन बी हो जाएगा। क्यों ऑप्शन बी हो जाएगा, देखिए पूर्णांक संख्या यानी 1 2 3 4 5 0 इस तरह से जो आता है, -1 -2, ये सारा क्या हो जाएगा बोलो, संख्या रेखा पर। हम लोग तो इसी को तो दर्शाते हैं, यानी वास्तविक संख्या को, किसको, वास्तविक संख्या को हम लोग संख्या रेखा पर दर्शा सकते हैं। तो इसीलिए इसको भी, पूर्णांक को भी, पूर्णांक वास्तविक संख्या के अंदर पूर्णांक आता है, तो पूर्णांक को भी हम लोग क्या कर सकते हैं, संख्या रेखा पर दर्शा सकते हैं। इसका आंसर हो जाएगा हाँ। प्राकृतिक संख्याओं के समूह में शून्य समेत ऋण संख्याओं को शामिल किया जाता है। ठीक है ना, प्राकृतिक संख्या क्या होता है, 1 2 3 4 इस तरह से इन्फिनिटी तक जाता है, इनफाइनाइट तक जाता है, इसको हम लोग बोलते हैं प्राकृतिक संख्या। और फिर 0 को इसमें ऐड कर देते हैं, 0 समेत, क्या बोला है, शून्य समेत। और ऋण संख्याओं को यानी -1 -2, ठीक है, इसी तरह से माइनस अनंत तक। ठीक है ना, इन सभी संख्याओं के समूह को क्या बोलते हैं बोलो, पूर्णांक बोलते हैं। हम लोग पहले से भी ये चीज जानते हैं। ठीक है ना, ये यहाँ से यहाँ तक पूर्ण संख्या हो जाता है, और जब माइनस को, नेगेटिव को जब हम लोग मिला देते हैं तो इसको हम लोग बोलते हैं पूर्णांक। क्या बोलते हैं, पूर्णांक बोलते हैं। अगला क्वेश्चन जल्दी से लेते हैं, संख्या रेखा पर पूर्ण संख्याओं का निरूपण होगा अथवा अथवा नहीं। ठीक है ना, पूर्ण संख्या क्या होता है, 0 1 2 3 4, ये संख्या रेखा पर तो इसको दर्शा सकते हैं ऑब्वियसली। जब ये वास्तविक संख्या है तो इसको ऑब्वियसली दर्शा सकते हैं, तो बिल्कुल होगा। इसको हम लोग क्या कर देंगे, ऑप्शन ए पे टिक लगा देंगे। ठीक है ना, अगला क्वेश्चन देखते हैं, सभी प्राकृतिक संख्याओं के समूह शून्य समेत को क्या कहते हैं। ठीक है ना, प्राकृतिक संख्या अभी हमने बताया 1 2 3 4, ये प्राकृतिक संख्या है, इन्फिनिटी तक जाएगा, प्राकृतिक है। और फिर उसको क्या करेंगे, शून्य आगे में अगर जोड़ देंगे तो इस कंडीशन में हम लोग इसको क्या बोलते हैं, पूर्ण संख्या बोलते हैं। और अगर माइनस जुड़ जाता है तो क्या बोलते हैं, पूर्णांक बोलते हैं। ठीक है ना, इसको यहाँ से यहाँ तक प्राकृतिक बोलते हैं, जब 0 जुड़ जाता है तो इसको क्या बोलेंगे, पूर्ण संख्या बोलेंगे। ठीक है ना,
उसके बाद अगर पूर्णांक अगर पूर्णांक b a पूर्णांक से पूर्णतः विभाजित होता है, ठीक है ना, अगर b क्या होता है, b a से क्या हो जाता है, पूरी तरह से विभाजित हो जाता है, यानी r का वैल्यू क्या हो जाता है 0, और यहाँ पर q लिखते हैं, r का वैल्यू क्या आ जाता है 0। इसका मतलब यही होता है पूर्णतः विभाजित करने का, ठीक है ना। तो b a का क्या कहा जाता है, b को a का क्या कहा जाता है, तो ऑब्वियसली इसका भाज्य कहा जाता है। क्या कहा जाता है, भाज्य कहा जाता है। अगला क्वेश्चन हम लोग देखते हैं, क्या जीरो किसी पूर्णांक को विभाजित करता है? क्या जीरो किसी भी पूर्णांक को विभाजित कर सकता है? बिल्कुल नहीं कर सकता है। क्यों? जब हम लोग 5 को अगर जीरो से डिवाइड करते हैं तो ये क्या आ जाता है, नॉट डिफाइन आ जाता है, ठीक है ना, यानी डिफाइन ही नहीं कर सकते जब, तो ये जीरो किसी भी पूर्णांक को क्या नहीं कर सकता है, बोलो, विभाजित नहीं कर सकता है। अगला क्वेश्चन हम लोग देखते हैं, यूक्लिड विभाजन एल्गोरिदम का उपयोग कहाँ होता है? हम लोगों ने पहले ही बता चुका है कि यूक्लिड विभाजन एल्गोरिदम का उपयोग कहाँ, एचसीएफ निकालने में। क्या निकालने में? एचसीएफ, ठीक है ना, किसका, दो धनात्मक पूर्णांक का, कितना, दो धनात्मक पूर्णांक का एचसीएफ निकालने के लिए, तीन का नहीं, ठीक है ना। तो ये आंसर इसका क्या हो जाएगा, दो धनात्मक पूर्णांकों के एचसीएफ निकालने में। ऑब्वियसली किस किस कंडीशन में, a इक्वल्स टू बी क्यू प्लस आर लेते हैं, और तब तक ये करते रहते हैं जब r का वैल्यू क्या ना हो जाए, 0 के बराबर ना हो जाए। इस कंडीशन में तब हम क्या करते हैं, दो धनात्मक पूर्णांकों का एचसीएफ निकालते हैं। किस विधि से, बोलो, यूक्लिड विभाजन एल्गोरिदम वाला विधि से निकालते हैं, ठीक है ना। धनात्मक विषम पूर्णांक किस रूप का होता है? धनात्मक विषम क्या होता है, जो दो से डिवाइड ना हो, जो दो से क्या हो, विभाजित ना हो, ठीक है ना। क्या हो, बोलो, दो से विभाजित अगर ना हो तो ये तो दो से विभाजित होगा, ऑब्वियसली दो से विभाजित होगा। अगर मान गए यहाँ पर q का वैल्यू अगर हम लोग दो दे देंगे तो ये भी तो दो से हो जाएगा। पॉसिबिलिटी क्या है कि q दो भी हो सकता है, तीन भी हो सकता है, चार भी हो सकता है। लेकिन ये वाला कंडीशन में, इस कंडीशन में भी अगर यहाँ पर हम लोग तीन दे देंगे तो तीन तिया 9 माइनस 1 तो ये 8 हो जाएगा। ये भी क्या हो जाएगा, सम हो जाएगा, ये सम हो जाएगा, ठीक है ना। तो इसको हम लोग नहीं लिखेंगे, ये भी नहीं होगा, ये भी नहीं होगा। और जब हम यहाँ पर अगर 1 देते हैं, क्यू की जगह 1 देंगे तो 2 1 जा 2 प्लस 1, ये कितना हो जाएगा, 3 हो जाएगा। फिर यहाँ पर अगर हम लोग 2 देते हैं तो 2 2 जा 4 प्लस 1, ये क्या हो जाएगा, 5 हो जाएगा। इसका मतलब क्या कि विषम संख्या किसके रूप का होगा, बोलो, 2q प्लस 1 के रूप का होगा। ये क्या हो जाएगा, विषम संख्या होगा, ठीक है। और 2q किसके रूप का होगा, सम संख्या के रूप का होगा, ठीक है ना, सम संख्या के रूप का होगा। अगला क्वेश्चन देखते हैं, प्रत्येक धनात्मक समपूर्णांक किस रूप का होता है? अभी हमने बताया कि समपूर्णांक किसके रूप का होता है, 2q के रूप का होता है। अगला क्वेश्चन हम लोग देखते हैं, यूक्लिड विभाजन एल्गोरिदम किन पूर्णांकों के लिए लागू होता है? हम लोगों ने क्लास में पढ़ चुका है कि यूक्लिड विभाजन एल्गोरिदम सिर्फ और सिर्फ किसको छोड़ करके, शून्य को छोड़ करके केवल धन पूर्णांक के लिए, किसके लिए, बोलो, शून्य को छोड़ करके केवल धन पूर्णांक। देखो यहाँ पर बोला शून्य को छोड़ करके सभी के लिए, नेगेटिव के लिए तो अप्लाई नहीं होता है, ठीक है ना, शून्य सहित सभी के लिए, शून्य में तो अप्लाई होता ही नहीं है, ठीक है ना। केवल धन पूर्णांक के लिए, ऑब्वियसली केवल धन पूर्णांक के लिए ही इस्तेमाल होता है यूक्लिड विभाजन एल्गोरिदम, ठीक है ना। यूक्लिड लेमा किनके लिए लागू होता है, सिमिलर है, ठीक है ना, किसके लिए, बोलो, केवल धन पूर्णांक के लिए। किसके लिए होता है, केवल धन पूर्णांक के लिए होता है, ठीक है ना। लेमा और इसमें कंफ्यूजन नहीं होना है, ठीक है, दोनों लगभग सेम ही है। यदि दो धन पूर्णांक ए और बी का एचसीएफ डी है, ठीक है ना। देखो ये क्या बोला है, कोई धन पूर्णांक ए और बी का, ठीक है, पूर्णांकों के ए और बी का एचसीएफ क्या हो जाता है, डी हो जाता है। तो डी विभाजित करेगा, दोनों को करेगा, ठीक है ना। जैसे हम लोग अगर 4 एंड 8 का हम लोग लेते हैं, ठीक है, क्या लेते हैं, एचसीएफ लेते हैं, तो इसका आ जाता है एचसीएफ, बोलो, 4 आ जाता है। ये 4 इसको भी डिवाइड करेगा, इसको भी डिवाइड करेगा, तब ना बोलते हैं इसका कॉमन फैक्टर है। एचसीएफ मतलब हाईएस्ट कॉमन फैक्टर है, ठीक है ना। जब ये फैक्टर हो जाता है, यानी गुणनखंड इसका हो जाता है, तो ऑब्वियसली दोनों को ही विभाजित करना पड़ेगा जब दोनों में कॉमन है तो, ठीक है ना। तो केवल ए को करेगा नहीं, ए को तो करेगा ही, बी को करेगा केवल नहीं, दोनों को करेगा, ठीक है ना। किसको करेगा, बोलो, दोनों को करेगा। अगला क्वेश्चन देखते हैं, सी ग्रेटर देन डी और शेष आर क्या हो जाता है, सी ग्रेटर देन डी और शेष आर हो तो ये वाला रिलेशन भी बोल दिया है के लिए सभी संबंध, ठीक है, कौन सा संबंध, सही संबंध, कौन सा संबंध क्या हो जाएगा, बोलो,
सही होगा, ठीक है ना। इसको हम लोग क्या करते हैं, देखते हैं कि कौन सा संबंध सही होगा, ठीक है। तो देखते हैं, अब सी ग्रेटर देन डी हो जाता है, यानी सी को अंदर में रखते हैं और डी को क्या करते हैं, बाहर में रखते हैं। उसके बाद फिर यहाँ पर क्यू लिखते हैं और आर का वैल्यू समथिंग 0 के बराबर या डी से क्या है बोलो, क्या बोलते हैं कि छोटा है, ठीक है ना। तो अब इस कंडीशन में हम लोग क्या लिखते थे कि सी बराबर डी क्यू प्लस आर लिखेंगे। क्या लिखेंगे बोलो, सी बराबर डी क्यू प्लस आर। तो सी बराबर डी क्यू प्लस आर किस में है, इस कंडीशन में है, यानी सी ग्रेटर देन है, तभी हम लोग, अगर डी ग्रेटर देन होता तो आंसर कौन सा हो जाता, सी नंबर हो जाता, ठीक है ना। तो इसका आंसर क्या हो जाएगा, बी नंबर। अगला क्वेश्चन देखते हैं, यदि आर इक्वल टू 0 हो तो एचसीएफ ऑफ सी एंड डी का एचसीएफ क्या हो जाएगा, सी और डी का एचसीएफ क्या हो जाएगा, ठीक है ना। आर बराबर अगर क्या हो जाए, 0 हो जाए, ठीक है ना, तो इन दोनों में से जो बड़ा होगा उसका वही हो जाएगा, ठीक है ना। जैसे मान गया, अगर इसमें तो क्वेश्चन को सही दिया नहीं गया है, आर बराबर 0, अगर कंडीशन सी ग्रेटर देन डी हो तो इसका आंसर क्या हो जाएगा, एचसीएफ इसका क्या हो जाएगा, डी हो जाएगा। ये कंडीशन हम लोग मान करके चलेंगे। सी बड़ा होगा अगर डी से तो क्या हो जाएगा, छोटा वाला संख्या एचसीएफ हो जाता है, आर बराबर 0 हो जाए तो, ठीक है ना। ये कंडीशन दिया हुआ होना चाहिए। यदि आर इक्वल टू नॉट 0 तो आर बराबर अगर 0 ना हो तो एचसीएफ ऑफ सी डी क्या हो जाएगा बोलो, एचसीएफ ऑफ सी डी के बराबर ही हो जाएगा, ठीक है ना। एचसीएफ ऑफ सी डी के ही बराबर हो जाएगा। अगला क्वेश्चन देखते हैं, रूट 18 का बड़ा ही अच्छा क्वेश्चन है और ये बिहार बोर्ड में अक्सर पूछते ही रहता है, ठीक है ना। तो रूट 18 का क्या बोला है, परिमेयकारी गुणांक, यानी इसको अगर हम परिमेयकरण कराएं यानी परिमेय बनाएं तो इसका क्या किससे गुना करना पड़ेगा। तो इसको पहले सिंपलेस्ट फॉर्म में लिखते हैं, यानी 2 इंटू 3 इंटू 3 लिखते हैं इसको, 18 को रूट के अंदर, ठीक है। तो ये 3 क्या हो जाएगा, बाहर हो जाएगा और रूट 2 अंदर हो जाएगा। तो इसको किससे गुना करेंगे, तो इसके अंदर अगर 2 से गुना करेंगे तो काम बन जाएगा। इसका मतलब क्या कि रूट 2 से अगर मल्टीप्लाई करेंगे, किससे मल्टीप्लाई करेंगे, रूट 2 से मल्टीप्लाई करेंगे तो ये क्या हो जाएगा, रूट 2 इंटू रूट 2 क्या हो जाएगा, रूट के अंदर 4, तो 3 इंटू 2 हो जाएगा, ये क्या हो जाएगा 6, यानी ये परिमेय हो गया। क्या हो गया, ये परिमेय हो गया। ये पहले अपरिमेय था, उसके बाद किससे मल्टीप्लाई किए, रूट 2 से मल्टीप्लाई किए तो क्या बन गया, 6 बन गया, यानी परिमेय बन गया। तो इसका आंसर क्या हो जाएगा, बी नंबर हो जाएगा। फिर अगला क्वेश्चन देखते हैं, क्या परिमेय अपरिमेय संख्या पी बाय क्यू के रूप में लिखा जा सकता है। क्लास में ये सारा डिस्कस हो चुका है, बिल्कुल नहीं लिखा जा सकता है। अपरिमेय को कभी हम लोग लिख नहीं सकते हैं पी बाय क्यू के रूप में, परिमेय को हम लोग आराम से लिख सकते हैं पी बाय क्यू के रूप में, ठीक है ना। यूक्लिड एल्गोरिथम किस लिए प्रयोग होता है, यूक्लिड एल्गोरिथम किसके लिए होता है बोलो, एचसीएफ निकालने के लिए, बहुत पहले से ये पता है, ठीक है ना। उसके बाद एलसीएम क्या हो जाएगा, अगर 36, एचसीएफ अगर क्या हो जाएगा 2 हो जाएगा। और यहाँ पर एक चीज मिसिंग है, बी का वैल्यू अगर मान गए 6 हो जाएगा तो ए का वैल्यू क्या होगा, दो नंबर दिया हुआ ए एंड बी, ठीक है ना। बी का वैल्यू दिया हुआ है, ए को निकालना है, एचसीएफ दिया हुआ है, एलसीएम दिया हुआ है। हम लोगों ने क्लास में एक चीज डिस्कस कर चुका है, क्या डिस्कस कर चुका है बोलो, ए इंटू बी, यानी दोनों नंबर को जब हम लोग मल्टीप्लाई करेंगे तो ये क्या हो जाता है, एलसीएम इंटू एचसीएफ हो जाता है, ठीक है। क्या हो जाता है, एलसीएम इंटू एचसीएफ हो जाता है। तो ए का वैल्यू कितना है, नहीं दिया हुआ है, बी का वैल्यू 6 दिया हुआ है और एलसीएम कितना दिया हुआ है बोलो 36 एंड एचसीएफ दिया हुआ है 2। तो 6 1 जा 6, 6 इज द 36 हो जाएगा। तो ए इक्वल टू कितना हो जाएगा, 12 हो जाएगा। कितना हो जाएगा, 12। यहाँ पर दरअसल आंसर 12 था, उसको मिस्टेक कर दिया गया है, ठीक है ना। ये 1 1 यहाँ पर छोड़ दिया गया, तो इसका आंसर क्या हो जाएगा, 12 हो जाएगा, ठीक है ना। ए का वैल्यू कितना आ जाएगा, 12 हो जाएगा। अगला क्वेश्चन देखते हैं कि 5, 15 एंड 20 का एलसीएम इज टू एचसीएफ क्या होगा, एलसीएम इज टू एचसीएफ क्या होगा। तो 5 इक्वल टू क्या लिखेंगे हम लोग 5, ठीक है ना। 15 इक्वल टू क्या लिखेंगे 3 इंटू 5, इसका क्या करते हैं बोलो, फैक्टराइजेशन कर देते हैं, यानी गुणनखंड कर देते हैं, ठीक है ना। और 20 को हम लोग क्या लिखेंगे, 2 की पावर 2 इंटू 5 लिख देंगे, 2 2 4 इंटू 5 बराबर 20 हो जाएगा, ठीक है। तो इस कंडीशन में जब हम लोग एलसीएम लिखते हैं, क्या लिखते हैं, एलसीएम, तो ये तो तीनों में कॉमन आ गया, ठीक है। एलसीएम इक्वल टू क्या हो जाएगा, 5 इंटू 3 इंटू 4, दैट मीन्स कि ये कितना हो जाएगा, 60 के बराबर हो जाएगा। किसके बराबर हो जाएगा, 60 के बराबर। और एचसीएफ हम दोनों अगर लिखते हैं एचसीएफ इनका, तो क्या हो जाएगा
5 के बराबर हो जाएगा, ठीक है। तो ये बोला है कि एलसीएम इज टू एचसीएफ क्या हो जाएगा, यानी 60 इज टू 5 बोला है, तो 5 वन जा 5 और 5 12 जा 60 है नहीं, तो इसका आंसर क्या हो जाएगा 12 इज टू 1 हो जाएगा। अगला क्वेश्चन हम लोग देखते हैं, किसी संख्या x के p इंटू क्यू इंटू डॉट 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 p3 p5 है ना, q p1 p2 p3 p4 इसी तरह से pn तक अगर लिखते हैं तो इसको हम लोग क्या बोलते हैं, अभाज्य गुणनखंड बोलते हैं। कौन सा गुणनखंड बोलते हैं, अभाज्य गुणनखंड बोलते हैं। ये भी क्लास में हम लोगों ने डिस्कस कर चुका है। सम तो होगा नहीं, विषम तो होगा नहीं। अब यहाँ पर बोला गया है कि 4n को 0 पर समाप्त होने के लिए कौन सा अभाज्य गुणनखंड होना चाहिए। देखो 4n है ना, अगर मान के n का वैल्यू, यहाँ पर n का वैल्यू पूछा है कि हाँ 0 पर समाप्त होने के लिए इसको क्या, किसका अभाज्य गुणनखंड नेसेसरी है बोलो, 4n है ना, तो यहाँ पर 2 तो 2 की पावर 2 है। अगर 0 पर समाप्त होना है तो हमको 5 से एक एक्सटर्नल मल्टीप्लाई करना पड़ेगा, तभी होगा, तभी क्या होगा बोलो, अदरवाइज नहीं होगा। क्यों, क्योंकि देखो 4 इंटू अगर 5 लिखेंगे हम लोग तो 4 5 जा 20, ये क्या हो जाएगा बोलो, 0 पर समाप्त होगा, तो इसका मतलब 5 से इसको मल्टीप्लाई करना पड़ेगा, यानी n का वैल्यू कितना रखना पड़ेगा, 5 रखना पड़ेगा, या फिर 5 एक उसका क्या होना चाहिए बोलो, मल्टीपल होना जरूरी है, यानी गुणनखंड होना उसका जरूरी है, ठीक है ना। अब प्रथम इतना संख्याओं के अभाज्य का योग हमेशा, ठीक है, इस क्वेश्चन को मारते हैं स्किप। अगला क्वेश्चन हम लोग लेते हैं, ठीक है। यदि P और Q अभाज्य है तो इसका वैल्यू क्या हो जाएगा। देखो P और Q अभाज्य मतलब क्या, वो किसी से कट ही नहीं रहा है, वो किसी से क्या हो रहा है बोलो, कट ही नहीं रहा है। तो मान गए 2 क्या है बोलो, अभाज्य है, 3 क्या है बोलो, अभाज्य है, दोनों क्या है बोलो, अभाज्य है। तो दोनों का अगर मल्टीप्लिकेशन रूट के अंदर लिख देंगे तो ये क्या हो जाएगा बोलो, इरेशनल नंबर हो जाएगा, यानी अपरिमेय संख्या हो जाएगा। क्या हो जाएगा, अपरिमेय संख्या हो जाएगा। जब किसी से भाग ही नहीं लग रहा है तो उन दोनों में कॉमन मल्टीपल कैसे निकल सकता है, कॉमन गुणनखंड कैसे निकल सकता है, तो हम लोग इसको कॉमन फैक्टर कैसे निकल सकता है, सॉरी, ठीक है। सबसे छोटी अभाज्य संख्या और सबसे छोटी अभाज्य संख्या और सबसे छोटी भाज्य संख्याओं का गुणनखंड क्या होगा। तो पहली बात, सबसे छोटी अभाज्य कितना हो जाएगा, 2 हो जाएगा, और भाज्य कितना हो जाएगा, 4 हो जाएगा। तो 2 चौके कितना हो जाएगा, 8 हो जाएगा। इसका आंसर सी हो जाएगा। अगला क्वेश्चन देखते हैं हम लोग कि दो सम संख्याओं का एचसीएफ, दो सम संख्याओं का एचसीएफ क्या होगा। तो सम संख्या तो 2 से तो मल्टीप्लाई क्या बोलते हैं कि भाग तो लगता ही है, तो 2 उसका क्या हो जाएगा बोलो, गुणनखंड होगा ही। तो इसका एचसीएफ क्या हो जाएगा, 2 हो जाएगा। अगर सम संख्या मान के सम संख्या किस ले लेते हैं, 6 ले लेते हैं, तो इसको क्या लिखेंगे, 2 इंटू 3 तो लिखेंगे ही, या सम संख्या को तो 2 क्यू के रूप में लिखते हैं। अगला फिर सम संख्या ले देंगे 2 आर के रूप में या पी के रूप में लिख दिए, 2 क्यू लिख दिए, एक 2 पी लिख दिए। दोनों में तो 2 तो कॉमन आ रहा है ना, तो कॉमन जो आता है उसी को तो हम लोग बोलते हैं हाईएस्ट कॉमन फैक्टर, ठीक है ना, यानी एचसीएफ। इसका आंसर हो जाएगा बी। अगला क्वेश्चन देखते हैं, अभाज्य संख्या कितनी होती है, अभाज्य संख्या कितनी होती है। तो अभाज्य संख्या भाई अनंत होती है ना, ऑब्वियसली। ये कैसा क्वेश्चन है, ठीक है ना। कौन अभाज्य संख्या है, अच्छा अभाज्य संख्या कौन है, ठीक है ना। देखो इसको हम लोग 2 से भाग लगा सकते हैं, 4 से भी भाग लगा सकते हैं, ठीक है, 8 से भी भाग लगा सकते हैं, इसको हम लोग 3 से भाग लगा सकते हैं, 9 से भी भाग लगा सकते हैं, यानी उसका एक क्या होता है बोलो, गुणनखंड एक्स्ट्रा आ रहा है, ठीक है ना। 11 को हम लोग 1 और 11 से ही भाग लगा सकते हैं, तो इसीलिए अभाज्य का मतलब क्या होता है, 1 और स्वयं से, एक और स्वयं से ही भाग लगे, उसके अलावा किसी से ना लगे, तो इसका आंसर हो जाएगा ये 3 और 5 से भी लग जाएगा, यानी 1 खुद के अलावा और 15 के अलावा, ठीक है ना। तो इसका आंसर हो जाएगा सी हो जाएगा। अगला क्वेश्चन देखते हैं, कौन सी अभाज्य संख्या, फिर वही क्वेश्चन, कौन सी अभाज्य संख्या है। तो ये अभाज्य संख्या है, ऑब्वियसली ये 5 से लग जाएगा, ये 4 से, 2 से, है ना, इस तरह से लग जाएगा, 8 से भी हो जाएगा, ठीक है ना, और ये किससे 3 एंड 5 से भाग लगा सकते हैं। तो अभाज्य कौन हो जाएगा, 29 को 1 और 29 के अलावा किसी से हम लोग नहीं लिख सकते हैं। अगला क्वेश्चन देखते हैं कि 625 का में 5 का अधिकतम घातांक, घातांक मतलब पावर क्या होगा, पावर क्या होगा, तो इसको देखते हैं, पावर के रूप में लिखते हैं, पहले फैक्टराइज करते हैं, यानी गुणनखंड निकालते हैं। तो 5 से निकाल दिए, 5 1 जा 5, 5 2 जा 10, 5 5 जा 25, फिर 5 से चलाएंगे, 5 2 जा 10, 5 5 जा 25, फिर 5 से
5 5 जा 25। ऑब्वियसली जब इसको लिखेंगे 625 इक्वल टू क्या लिखेंगे 5 इंटू 5 इंटू 5 इंटू 5, ठीक है, इक्वल टू क्या हो जाएगा 5 की पावर 4 है ना। तो ये 4 क्या हो जाएगा घातांक हो जाएगा, तो अधिकतम इसका घातांक कितना हो जाएगा 4 हो जाएगा। अधिकतम पावर 625 का जो 5 का क्या हो जाएगा बोलो 4 हो जाएगा। अगला क्वेश्चन देखते हैं कि 26 एंड 91 का एचसीएफ होगा, तो 26 को हम लोग क्या लिख सकते हैं 2 इंटू 13, 2 इंटू क्या लिखेंगे 13, ठीक है, और 91 का, ठीक है ना, 91 को क्या हो जाएगा 13 है ना। और 91 का क्या हो जाएगा, सॉरी 26 का हो जाएगा 2 इंटू 13 और 91 का क्या हो जाएगा 7 इंटू 13, ठीक है ना, 13 7 जा 91, ठीक है, ये हो जाएगा। अब इसका कॉमन फैक्टर क्या है, यानी कॉमन गुणनखंड क्या है बोलो, दोनों में कौन आता है 13 आता है, तो यही क्या हो जाएगा इसका एचसीएफ इक्वल टू क्या हो जाएगा बोलो 13 हो जाएगा। तो आंसर इसका क्या हो जाएगा ए हो जाएगा। अगला क्वेश्चन हम लोग देखते हैं जल्दी से, एलसीएम ऑफ ए बी इक्वल टू, देखो हम लोगों ने पहले भी बता चुका है कि एलसीएम ऑफ ए बी इंटू एचसीएफ ऑफ ए बी हम लोग लिखेंगे इक्वल टू क्या लिखते हैं a इंटू बी, यानी दोनों संख्या को क्या कर देते हैं गुना कर देते हैं। तो जल्दी से एलसीएम ऑफ ए बी बराबर क्या हो जाएगा a इंटू बी अपॉन में क्या हो जाएगा एचसीएफ ऑफ ए बी, क्या हो जाएगा बोलो एचसीएफ ऑफ ए बी। इसका आंसर क्या हो जाएगा सी नंबर, सेम टू सेम तो दिख रहा है यहाँ पर से, बस एचसीएफ ऑफ ए बी, ठीक है ना, ये आंसर हो जाएगा। इसका अगला क्वेश्चन देखते हैं 156 में 2 का अधिकतम घातांक क्या हो जाएगा, तो फिर से उसको क्या करेंगे फैक्टराइज करेंगे। ये क्वेश्चन आप लोग बनाइए, ठीक है ना, बहुत इजी है, बस 2 से इसको डिवाइड करते जाना है, ठीक है ना, जहां तक आएगा 2 का मैक्सिमम पावर, उसको जितना बार 2 आएगा वही मैक्सिमम पावर हो जाएगा उसका, ठीक है ना, अधिकतम घातांक हो जाएगा। वह घन पूर्णांक जिसे एक और स्वयं से विभाजित किया जा सके, वह धन पूर्णांक जिसे एक और स्वयं से, तो उसको क्या बोलते हैं, उसके अलावा किसी से ना किया जा सके उसको बोलते हैं अभाज्य बोलते हैं, उसके अलावा अगर किसी से किया जाता है उसको बोलते हैं भाज्य, उसको क्या बोलते हैं भाज्य बोलते हैं। क्या हर भाज्य संख्या अभाज्य संख्या के गुणनखंड के रूप में लिखा जा सकता है, बिल्कुल लिखा जा सकता है। जैसे 4 ये क्या है भाज्य है, तो क्या लिख सकते हैं 2 इंटू 2 लिख सकते हैं, ठीक है ना। उसी तरह से 6, ठीक है, 2 इंटू 3 लिख सकते हैं। उसी तरह से जब 8 लिखेंगे 9 लिखेंगे, सबको हम लोग अभाज्य संख्या के गुणनखंड के रूप में लिख सकते हैं, ठीक है ना। अब आगे है ये किस प्रकार की संख्या है, देखो 7 इंटू 11 इंटू 13 है प्लस 13 है, ठीक है, दोनों में अगर 13 हम लोग कॉमन ले लें तो 7 इंटू 11 प्लस 1 आ जाएगा। इसका मतलब क्या कि ये पूरा नंबर 13 से डिविजिबल है, यानी इस नंबर के अलावा 13 से ये भाग लग रहा है, तो इसीलिए हम लोग इसको क्या बोल देंगे भाज्य बोल देंगे, ठीक है ना। अगला क्वेश्चन देखते हैं, इतना में 5 का अधिकतम घात होगा, ये भी क्वेश्चन आप होमवर्क के रूप में बना सकते हैं, यानी इसको ऐसे लिखेंगे 23 750, ठीक है। अब इसको 5 से क्या कर देंगे कंटिन्यू डिवाइड करते रहेंगे, जितना बार ये 5 से डिवाइड होते रहेगा वही उसका मैक्सिमम घात हो जाएगा, ठीक है, तो एक बनाने की जरूरत नहीं है। अगला क्वेश्चन देखते हैं कि 1 अपॉन a की पावर n, तो सिंपल है, हम लोग ऐसे नहीं लिखते थे 1/2 इक्वल्स टू 2 की पावर -1, यानी घात को क्या कर देते थे माइनस कर देते थे, ठीक है ना। जब नीचे से ऊपर लेके आते हैं तो घात को क्या कर देते हैं माइनस कर देते हैं, तो यहाँ पर क्या हो जाएगा a की पावर -n हो जाएगा। तो इसका आंसर क्या हो जाएगा बी नंबर। फिर से अगला क्वेश्चन देखते हैं जल्दी से, यदि p तथा q दो अभाज्य संख्याएं हैं तो उनका एचसीएफ होगा, ठीक है। देखो p और q दोनों अभाज्य है, यानी कॉमन फैक्टर उसका है ही नहीं। जब कॉमन फैक्टर नहीं होता है तो उसका क्या हो जाता है एचसीएफ 2 के बराबर, सॉरी 1 के बराबर हो जाता है। जैसे मान गए 3 और 7 का, तो इसको क्या लिखेंगे 1 इंटू 3, और इसको क्या लिखेंगे 1 इंटू 7, तो इसका कॉमन क्या हो जाएगा 1 ही ना हो जाएगा, इसीलिए इसका एचसीएफ क्या हो जाएगा 1 के बराबर हो जाएगा, ठीक है। अब बोला है क्या कि a प्लस रूट बी, इसको अगर परिमेय बनाना है यानी b को जब हटाना है तो एक फॉर्मूला आता था कि a स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर इक्वल टू क्या होता था a प्लस बी इंटू a माइनस बी होता था। तो अगर मान गए हम इसको, देखो ये b का यहाँ पर स्क्वायर हो जाता है, क्या हो जाता है जब इस तरह से एक गुणांक अगर हम लोग लिखते हैं ना तो a का तो स्क्वायर होता ही है, चलो a पहले से ही परिमेय है, लेकिन b अगर b का हम किसी तरह से अगर स्क्वायर निकाल लेंगे तो इस कंडीशन में तो ये b का क्या हो जा रहा है स्क्वायर निकल ही जा रहा है। तो यहाँ पर किससे अगर मल्टीप्लाई करेंगे हम लोग
हम लोग अगर पूरे को मल्टीप्लाई कर देंगे a माइनस रूट बी से, तो हम लोग इसको लिख सकते हैं ना a स्क्वायर माइनस रूट बी का स्क्वायर, ठीक है ना। तो रूट बी यहाँ से कट जाएगा तो a स्क्वायर माइनस बी। अब ये दोनों क्या है, नंबर है। अब दोनों नंबर को सब्ट्रैक्ट करेंगे तो क्या हो जाएगा, बोलो ये परी में ही हो जाएगा, तो इसका आंसर क्या हो जाएगा, ए हो जाएगा, ठीक है ना। अगला क्वेश्चन हम लोग देखते हैं कि इतना हो तो ए और सी में संबंध होगा, ठीक है ना। देखो अब मान गए ए प्लस रूट बी है एंड सी इक्वल टू सी प्लस रूट डी, यानी दोनों आपस में बराबर है। तो देखो मान गए ये मेल है और ये फीमेल है, तो इसको भी मेल होना पड़ेगा और इसको भी क्या होना पड़ेगा, बोलो फीमेल होना पड़ेगा। दोनों आप बराबर होना पड़ेगा, तभी आपस में क्या होंगे, बराबर होंगे ये दोनों, ठीक है ना। दोनों मिल करके बराबर कब होंगे, मान गए कि एक मेल और फीमेल इस पार से रस्सी खींच रहा है, उस पार से भी खींच रहा है, ठीक है ना। तो दोनों मेल का ताकत बराबर होना चाहिए, दोनों फीमेल का ताकत बराबर होना चाहिए। तो ए इक्वल टू क्या हो जाएगा, सी के बराबर हो जाएगा, और रूट बी बराबर क्या हो जाएगा, रूट डी के बराबर हो जाएगा। इसका मतलब क्या कि बी को डी के बराबर होना पड़ेगा। तो ए और सी तो आपस में बराबर होंगे ही, और ये दोनों कंडीशन को फॉलो करते होना चाहिए, ठीक है ना। तो इसका आंसर क्या हो जाएगा, बोलो ए हो जाएगा। अगला क्वेश्चन देखते हैं कि इतना का एचसीएफ होगा। देखो ये 3 की पावर 3 इंटू 2 इंटू 5 और 3 की पावर 2 इंटू 2 की पावर 2 इंटू 5। देखो एचसीएफ के लिए क्या हो जाता है इस कंडीशन में, ऐसा अगर कहीं पर दिखे तो सिंपल है, इसमें भी 3 इसमें भी 3, दोनों में पावर कहाँ कम, ठीक है ना। तो यहाँ पर कम, तो इसको यहाँ पर लिख देंगे। फिर यहाँ पर देखो इसमें भी 2 उसमें भी 2, दोनों में पावर कम कहाँ, ऊपर वाले में पावर कम कहाँ, तो ऊपर वाले में लिख दिए। 5 दोनों में बराबर ही है, तो 5 को यहाँ पर हम लोग ऐसे करके लिख दिए। तो 3 3 9 हो जाएगा, इंटू 10 हो जाएगा, यानी इसका आंसर क्या हो जाएगा, 90 हो जाएगा। कितना हो जाएगा, 90, यानी इसका एचसीएफ क्या हो जाएगा, 90 के बराबर हो जाएगा। अगला क्वेश्चन देखते हैं, संख्या 4n, जहां n एक प्राकृतिक संख्या है, क्या n का कोई ऐसा मान है जिसके लिए 4n का अंतिम अंक 0 हो जाए, यानी n का कोई ऐसा वैल्यू है कि जिससे हम लोग 4n का इसको जब हम लोग क्या करें, बोलो कि n के जगह वहां पर यहाँ पर n के जगह अगर कोई वैल्यू रखें तो क्या हो जाए, अंत 0 से हो जाए। तो देखो एक तो पहली बात 4 इंटू अगर 5 करेंगे ना तो क्या हो जाएगा 20, इसका मतलब ये 0 हो रहा है। लेकिन 4 इंटू अगर 0 करेंगे तो क्या हो जाएगा, ये भी तो 0 हो रहा है, यानी तो n का वैल्यू किसके बराबर हो जाएगा, 0 के बराबर हो जाएगा। इसका आंसर क्या हो जाएगा, बी। अगला क्वेश्चन देखते हैं। देखो वृत्ताकार पथ पर 3 धावक एक ही स्थान से शुरू करते हैं। वृत्ताकार कैसा होता है, वृत्त के जैसा होता है, ऐसा होता है, ठीक है ना। कैसा होता है, ऐसा होता है, या फिर इसको हम लोग ऐसे भी देख सकते हैं, ऐसा दिखता है। कैसे दिखता है, ऐसा दिखता है, ठीक है ना। अब देखो ऐसा ऐसा है, ठीक है। अब एक बंदा यहीं से शुरू करता है, ठीक है, और दूसरा बंदा भी यहीं से शुरू करता है, तीसरा बंदा भी यहीं से शुरू करता है, यानी ए बी और सी यहीं से शुरू करता है। ए को अगर लगता है 1 घंटा, पूरा चक्कर लगाने में कितना, 1 घंटा लगता है, और बी को लगता है 3 घंटा, और सी को कितना लगता है, 5 घंटा लगता है, ठीक है ना। यानी ए अगर मान गए कि ए यहाँ से घूम करके ऐसे करके 1 घंटा में आ जाएगा, तो बी अगर घूमेगा ना तो ये 3 बार चक्कर लगा चुका होगा। बी से अगर जब वो मुलाकात होगा तो ये क्या हो जाएगा, बोलो 3 बार चक्कर लगा चुका होगा, ठीक है। और सी कितना बार, अभी एक भी बार लगाया नहीं होगा। अगर सी एक चक्कर लगाएगा ना तो ये लगभग लगभग 2 चक्कर के बराबर, यानी दूसरा चक्कर वो लगा रहा होगा, और ये 5 चक्कर लगा चुका होगा। तो ये बोला है क्या कि पुनः मिलने का समय, यानी पुनः जब मिलेगा, दोबारा जब मिलेगा तो कब मिलेगा, कहां पर, प्रारंभिक, पुनः यहाँ लिखना चाहिए प्रारंभिक स्थान में, ठीक है ना, प्रारंभिक स्थान में। मिलने का समय, ठीक है। देखो ये घूमेगा, पहला वाला अगर एक चक्कर लगा देगा तो ये यहीं पर होगा, फिर दूसरा वाला लगाएगा तो फिर ये क्या हो जाएगा, फिर यहाँ तक आएगा पहला वाला, दूसरा वाला,
फिर अगर लगाते लगाते तो इस कंडीशन में ना क्या होता है, घूमना बहुत ज्यादा बार पड़ेगा, यानी ज्यादा से ज्यादा क्या करना पड़ेगा, मल्टीपल के रूप में लेना पड़ेगा एक बंदा का, ठीक है ना। तो इसी तरह से इस कंडीशन में हम लोग एलसीएम निकालते हैं, क्या निकालते हैं, एलसीएम। तो 1 इक्वल टू 1 के बराबर हो जाएगा, 3 इक्वल टू 3 इंटू 1 के बराबर हो जाएगा, ठीक है। और 5 इक्वल टू क्या हो जाएगा, 5 इंटू 1 के बराबर हो जाएगा। यहाँ पर अगर हम लोग एलसीएम निकालते हैं तो 3 इंटू 5 यानी 15, यानी 15 घंटा के बाद, कितना घंटा के बाद, 15 घंटा के बाद ये क्या क्या करेंगे, मिलेंगे। 15 घंटा के बाद ये 15 चक्कर लगा चुका होगा, 15 घंटा के बाद ये 5 चक्कर लगा चुका होगा और ये 3 चक्कर लगा चुका होगा। उसके बाद ये लोग दोबारा क्या हो जाएगा, पुनः प्रारंभिक स्थान में यानी फर्स्ट इसमें प्लेस में ये लोग मिलेगा। अगला क्वेश्चन देखते हैं कि 3 धावक 3 घंटे, 4 घंटे और 8 घंटे प्रति चक्कर को लगाने में लगाता है, पुनः मिलने का समय। सिंपल है, सेम क्वेश्चन है, आप लोग ट्राई करिए बैठ करके, ठीक है। निम्न में से कौन अभाज्य संख्या है, निम्नलिखित में से कौन अभाज्य है, तो ये 3 से तो डिविजिबल है ही, 5 से भी है, ये किससे है, 1 से और खुद से है, तो इसका आंसर ये हो जाएगा। ये किससे है, 2 से है, 3 से है, 4 से है, 6 से, इसका तो बहुत ज्यादा आ जाता है। ये किससे है, बोलो 5 से है, और भी बहुत सारा है, 25 से है, ठीक है ना। आगे देखते हैं हम लोग, यदि 65 और 117 का एचसीएफ इतना के बराबर हो तो m का वैल्यू देखो, 65 इक्वल टू क्या लिख सकते हैं हम लोग, इसको बोलो, लगभग कितना हो जाएगा, 5 इंटू 13, ठीक है। और 117 का क्या हो जाएगा, अप्रोक्सीमेटली कितना, 3 इंटू 3 इंटू 13, है ना, इसी के बराबर हो जाएगा, सिंपल। 3 3 जा 9, 3 9 जा 27, ठीक, यही हो जाएगा, ठीक है ना। अब देखो, तो इसका एचसीएफ कितना के बराबर है, दोनों में कॉमन क्या आ रहा है, बोलो 13 ही आ रहा है। तो एचसीएफ किसके बराबर है, 65, दोनों को बराबर रख देंगे, माइनस 17, 117, तो 65 इक्वल m इक्वल टू क्या हो जाएगा, 13 प्लस 117, तो 65 m इक्वल्स टू ये क्या हो जाएगा, 130, तो m इक्वल्स टू यहाँ से कितना हो जाएगा, 65 1 जा 65 और 2 से डिवाइड करेंगे तो ये बस ये m का वैल्यू 2 के बराबर आ जाएगा, इसका आंसर हो जाएगा B। अगला क्वेश्चन हम लोग देखते हैं जल्दी से कि 2 10 20 का एलसीएम और एचसीएफ का अनुपात। सिंपल है, ये भी पहले ही बता चुके हैं, अभी जस्ट बताया कि 2 इंटू 1 लिखेंगे और इसको 10 को क्या लिखेंगे, 2 इंटू 5 लिखेंगे, ठीक है, और 20 को क्या लिखेंगे, 2 इंटू 5 लिखेंगे, ठीक है। या फिर उसको हम लोग ऐसे भी लिख सकते हैं, 2 की पावर 2 इंटू 5, ठीक है। तो एचसीएफ अगर लिखना होगा तो एचसीएफ इक्वल टू क्या हो जाएगा, हाईएस्ट कॉमन फैक्टर, तो इसका एचसीएफ क्या हो जाएगा, बोलो 2 के बराबर हो जाएगा, ठीक है ना। और उसके बाद फिर अगर एलसीएम लिखेंगे, क्या लिखेंगे, एलसीएम लिखेंगे तो क्या हो जाएगा, बोलो सब में सबसे बड़ा कौन है, तो 2 की पावर 2 हो जाएगा इंटू 5 हो जाएगा, यानी 20 के बराबर इसका क्या हो जाएगा, एलसीएम हो जाएगा, ठीक है। एलसीएम कितना हो गया, 20 एंड 2 इसका क्या हो गया, एचसीएफ हो गया, एफ, ओके। तो एलसीएम इज टू एचसीएफ किसके बराबर होगा, तो एलसीएम कितना है 20 इज टू एचसीएफ कितना है 2, तो 2 1 जा 2, 2 10 जा 20, इसका आंसर क्या हो जाएगा 10 इज टू 1 के बराबर हो जाएगा। अगला क्वेश्चन हम लोग लेते हैं, सबसे छोटी अभाज्य संख्या और सबसे छोटी भाज्य संख्या का, अभाज्य संख्या का, भाज्य और अभाज्य का एचसीएफ पूछा है। तो सबसे छोटी अभाज्य संख्या कितना है, 2 है, तो 2 को बराबर 2 इंटू लिख सकते हैं 1, और 4 को क्या लिख सकते हैं, 2 इंटू 1 लिख सकते हैं। तो इसका एचसीएफ अगर हम लोग निकालेंगे तो कितना के बराबर हो जाएगा, 2 के बराबर हो जाएगा, एचसीएफ सॉरी इक्वल टू 2 के बराबर हो जाएगा, इसका आंसर हो जाएगा बी। और एलसीएम कितना हो जाएगा, 4 के बराबर हो जाएगा। यदि ए और बी अभाज्य संख्या हो तो एलसीएम ऑफ ए बी, ठीक है ना, ए और बी अगर अभाज्य होता है ना, मान गए 3 और 7 ये दोनों अभाज्य है, तो इसका एलसीएम सीधे सीधे क्या करते हैं, गुना कर लेते हैं, यानी 3 इंटू 7 लिख देते हैं, यानी 21 आ जाता है। इसी तरह से ए और बी दोनों अगर अभाज्य है तो इसका आंसर क्या हो जाएगा, सी हो जाएगा, ठीक है ना, ए इंटू बी हो जाएगा। दो लगातार संख्याओं का एचसीएफ क्या हो जाएगा, दो लगातार संख्या, पहला अगर
मान गया 5 है, दूसरा अगर 6 है तो इसमें कॉमन आता ही नहीं है जनरली, ठीक है। तो इस कंडीशन में ये क्या हो जाएगा बोलो, 1 कितना हो जाएगा, 1 के बराबर हो जाएगा इसका एचसीएफ, ठीक है ना। आगे देखते हैं कि 1 के बराबर दो लगातार संख्याओं का एचसीएफ, ठीक है, 1 के बराबर आ जाएगा। उसके बाद आगे देखते हैं इतना का गुणनखंडों की संख्या कितना होगा, तो 5005, ठीक है। इसको किससे डिवाइड करेंगे, 5 से, 1001, ठीक है। इसको फिर किससे डिवाइड कर सकते हैं बोलो, 11 से, तो या फिर 7 से भी कर सकते हैं, सॉरी, सेवन से भी कर सकते हो, 7 बन 7 और 3 बचा तो 7 4 जा 28, ठीक है। और उसके बाद 7 3 जा 21, फिर इसको हम लोग किससे कर सकते हैं, 11 से कर सकते हैं, तो 11 1 जा 11, 11 3 जा 33, ठीक है। तो हम लोग 505 को 5005 को हम लोग क्या लिख सकते हैं, 5 इंटू 7 इंटू 11 लिखेंगे, इंटू 15 इंटू 13 लिखेंगे, तो एक गुणनखंड 2 3 4 गुणनखंड आ गया, तो इसका आंसर क्या हो जाएगा, 4 हो जाएगा। अभाज्य गुणनखंड कितना हो गया, 4 हो जाएगा। इसका एलसीएम और एचसीएफ का अनुपात ये सिंपल है, 6 को लिखो, 8 को लिखो, 22 को लिखो, फैक्टराइज करो, एलसीएम निकालो, एचसीएफ निकालो, उसका आंसर आ जाएगा। अगला क्वेश्चन देखते हैं, 96 का अभाज्य गुणनखंड होगा। देखो 96 का अभाज्य गुणनखंड निकालने के लिए सिंपल है ना भाई, ऐसे करेंगे, ठीक है। 2 4 जा 8 एंड 2 8 जा 16, ठीक है ना। 2 4 जा 8, 2 8 जा 16, 2 2 जा 4, 2 4 जा 8, फिर से 2 से लगाएंगे 12 है ना, 6, फिर 2 से लगाएंगे 3, तो 1 2 3 4 5, तो 2 की पावर 5 इंटू 3, आंसर सी हो जाएगा इसका। अगला क्वेश्चन देखते हैं जल्दी से, और बढ़िया से तैयारी करिए आप लोग, जो है ना क्वेश्चन वीडियोस को पॉज करके फिर क्वेश्चन को बना करके फिर आंसर भी देख सकते हैं आराम से, ठीक है ना। दो परिमेय संख्याओं के बीच कितनी परिमेय संख्या लिख सकते हैं, तो अनंत परिमेय संख्या लिख सकते हैं। दो परिमेय संख्याओं के बीच अनंत परिमेय संख्या लिख सकते हैं, अनंत अपरिमेय संख्या भी लिख सकते हैं, ठीक है ना। जैसे देखो 1 और 2 के बीच में 1.1 1.2, ठीक है, 1.3, फिर यहाँ पर भी लिख सकते हैं 1.11 1.12, इस तरह से लिख सकते हैं, बहुत सारा नंबर लिख सकते हैं 1 और 2 के बीच में, इन दोनों के बीच में, 1 और 2 के बीच में बहुत सारा लिख सकते हैं, ठीक है ना। तो दो परिमेय संख्याओं के बीच में बहुत सारा अपरिमेय संख्या हम लोग लिख सकते हैं, अनंत लिख सकते हैं। इतना को इतना से भाग देने पर शेष 3 बचता है, तो भागफल होगा, ठीक है ना। जब 47 को किससे, 47 को इतना से भाग देने पर, ये आंसर क्वेश्चन क्या हो गया बोलो, आउट ऑफ सिलेबस हो गया। अगला क्वेश्चन हम लोग देखते हैं, ठीक है ना। सिलेबस आउट ऑफ सिलेबस तो नहीं, क्वेश्चन फॉर्मेट में नहीं है, ठीक है ना। सबसे छोटी अभाज्य संख्या, सबसे छोटी अभाज्य संख्या 2 होता है और सबसे छोटी भाज्य संख्या 4 होता है, ठीक है ना। अगला पढ़ते हैं, यदि p a स्क्वायर को विभाजित करता है तो p विभाजित करेगा, तो p a को भी विभाजित करेगा। p अगर a स्क्वायर को कर रहा है तो p a को भी विभाजित करेगा, ये कंसेप्ट है, ठीक है ना, क्लास का। अगला क्वेश्चन देखते हैं, दो संख्याओं का गुणनफल कितना है, इतना है, तो एचसीएफ दिया हुआ है, तो एलसीएम कितना हो जाएगा। हमने अभी भी बोला कि क्या होता है बोलो, एलसीएम इनटू एचसीएफ, ठीक है ना, क्या हो जाता है, a इंटू बी के बराबर हो जाता है। एचसीएफ दिया हुआ है 17, एलसीएम दिया हुआ नहीं है, तो एलसीएम लिख देते हैं, निकालना यही तो है, ठीक है ना, 8670, ठीक 70, एलसीएम इक्वल टू क्या हो जाएगा, 8670 अपन क्या हो जाएगा, 17 हो जाएगा। तो इसका आंसर डिवाइड करके यहाँ पर देख लो, जितना आंसर आएगा उतना आंसर हो जाएगा, ठीक है। तो 17 5 85, तो इसका आंसर तो सीधे ही आ जाना चाहिए, ठीक है। अगला देखिए, किसी पूर्णांक m के लिए सम संख्या होगा। किसी पूर्णांक m के लिए सम संख्या बोले नहीं थे कि विषम संख्या क्या होता है, 2m प्लस 1, और संख्या क्या होता है, 2m के रूप में होता है, ये होता है विषम, क्या होता है, विषम संख्या होता है, ठीक है ना, 2m प्लस 1, और ये क्या हो जाता है,
सम हो जाता है। इसका आंसर क्या हो जाएगा? सी हो जाएगा। अगला क्वेश्चन देखते हैं कि ए और बी का HCF इंटू ए और बी का LCM को मल्टीप्लाई जब हम इंटू करते हैं तो ये क्या हो जाता है? ए बी का मल्टीप्लीकेशन के बराबर हो जाता है। अगला क्वेश्चन देखते हैं, पाई एक है, बहुत ही इंटरेस्टिंग क्वेश्चन, अपरिमेय संख्या है, ठीक है ना। अगला क्वेश्चन देखते हैं, ये भी एक क्या है बोलो? अपरिमेय संख्या है। जल्दी से अगला क्वेश्चन देखते हैं। रूट के अंदर जितना भी फंसा हुआ रह जाता है, यानी रूट से बाहर नहीं निकलता है, उसको अपरिमेय बोलते हैं। अब देखो ये क्वेश्चन बहुत ही अच्छा है। बोलोगे सर ये भी तो अपरिमेय है। बिल्कुल नहीं, ये अपरिमेय नहीं है। तो 1/1/4, 4 को हम लोग क्या लिख सकते हैं? रूट के अंदर 4 हम लोग क्या लिख सकते हैं? 2 के बराबर लिख सकते हैं। तो ये क्या हो जाएगा? परिमेय संख्या हो जाएगा, ठीक है ना। सम और प्राकृतिक तो होगा ही नहीं, ठीक है ना। अगला क्वेश्चन देखते हैं, कौन परिमेय संख्या है? कौन अपरिमेय संख्या है? कौन अपरिमेय संख्या है? तो इसका आंसर यही वाला हो जाएगा, ठीक है। अपरिमेय तो वो भी है, अपरिमेय तो ये नहीं है। क्यों नहीं है? देखो 3 + √3 - √3, तो ये क्या हो जाएगा? कट जाएगा, तो इसका आंसर 3, ये परिमेय हो जाएगा। अब यहाँ पर देखो 5 √8/√4, तो ये तो भाई अपरिमेय है, ठीक है ना। तो आंसर ए भी हो जाएगा, सी भी हो जाएगा, और ये तो 0 हो जाएगा, ठीक है। ये आंसर नहीं हो जाएगा, ये दोनों नहीं होगा, दोनों आंसर हो जाएगा। दोनों आंसर तो जनरली होता नहीं है, लेकिन बाई मिस्टेक यहाँ पर होगा। यहाँ पर शायद 16 होना चाहिए, ठीक है ना। छोड़ो, अगला क्वेश्चन देखते हैं, ठीक है ना। कौन सी संख्या अपरिमेय है? कौन सी संख्या क्या है बोलो? अपरिमेय है। तो अपरिमेय तो ये भी है रूट के अंदर, ठीक है। अच्छा सॉरी, ये पूरा का पूरा रूट है। क्या है बोलो? पूरा का पूरा रूट है। तो 26 को हम लोग काट देंगे तो रूट के अंदर 1 आ जाएगा, ये 1 के बराबर लिख सकते हैं इसको। तो ये तो आंसर होगा नहीं, ये परिमेय हो जाएगा, ये अपरिमेय हो जाएगा। अब यहाँ पर देखिए, ये क्या है बोलो? 19 अपॉन में √49, तो 49 को तो हम लोग ऐसे लिख सकते हैं ना 7, ठीक है ना। रूट के अंदर 49 को हम लोग 7 लिख सकते हैं, तो ये भी परिमेय हो गया, तो ये भी नहीं होगा। अब यहाँ देखो √9 3 के बराबर हो जाएगा, 81 को 81, या फिर पूरा अगर होगा तो ये भी तो निकल जाएगा, √9/81 करेंगे तो 3/9, तो ये भी तो हो जाएगा। ये अपरिमेय नहीं होगा, बल्कि परिमेय हो जाएगा। तो आंसर इसका क्या हो जाएगा? बी। अगला क्वेश्चन देखते हैं कि रूट के अंदर 5/4, ये एकदम सिंपल है, अपरिमेय संख्या होगा, ठीक है ना, क्योंकि कट ही नहीं रहा। ये भी क्या हो जाएगा? अपरिमेय संख्या हो जाएगा। क्यों? क्योंकि 3 - √3, देखो ये रूट जहां पर भी फंसा, उसको जब हम लोग सॉल्व नहीं कर पाते हैं तो ये क्या हो जाता है? अपरिमेय हो जाता है। अगला क्वेश्चन देखते हैं कि यहाँ पर भी रूट में फंस रहा है, ये भी क्या हो जाएगा? अपरिमेय हो जाएगा। फिर से अगला क्वेश्चन देखते हैं, यहाँ पर भी रूट में फंस रहा है, ये भी अपरिमेय हो जाएगा, ठीक है ना। तो उसको निकाल ही नहीं सकते रूट के अंदर 6, लेकिन यहाँ पर देखिए रूट के अंदर 4/रूट के अंदर 16, तो 4 का वैल्यू क्या आ जाता है? रूट के अंदर 2 आ जाता है। रूट के अंदर अगर 16 है तो ये वैल्यू कितना आ जाता है? 4 4 4 जा 16 और 2 2 जा 4 आ जाता है। तो इसका आंसर क्या हो जाएगा? परिमेय संख्या हो जाएगा। यानी रूट यहाँ से हटा कि नहीं हटा? बिल्कुल हट गया। तो यहाँ पर क्या हो जाएगा? ये परिमेय संख्या हो जाएगा, ठीक है। अगला क्वेश्चन देखते हैं, फिर से यहाँ पर रूट फंस गया तो ये क्या हो जाएगा बोलो? अपरिमेय संख्या हो जाएगा। फिर अगला क्वेश्चन देखते हैं, यदि n एक प्राकृतिक संख्या है तो √n 1 होगा। √n क्या हो जाएगा बोलो? परिमेय भी हो सकता है, अपरिमेय भी हो सकता है, दोनों हो सकता है। ये तो बोला हमेशा प्राकृतिक होगा, गलत बात है। हमेशा परिमेय होगा, अपरिमेय होगा, गलत बात है, ठीक है ना। हमेशा परिमेय होगा, गलत बात है। कभी प्राकृतिक होगा, कभी अपरिमेय होगा, बिल्कुल सही बात है। रूट के अंदर अगर हम लोग 4 लेते हैं तो 2 आ जाता है, नहीं प्राकृतिक संख्या आ जाता है। लेकिन अगर रूट के अंदर 7 ले लेते हैं तो ये क्या हो जाएगा? अपरिमेय संख्या हो जाएगा। क्या हो जाएगा? अपरिमेय संख्या हो जाएगा। अगला क्वेश्चन देखते हैं जल्दी से, इनमें से कौन अपरिमेय संख्या है? तो ये तो परिमेय संख्या है भैया, ये भी परिमेय संख्या है, ठीक है ना। तो ये दोनों तो होने से रहा, ठीक है ना। ये हो जाएगा, ये क्या हो जाएगा? अपरिमेय हो जाएगा, ठीक है ना। देखो अशांत भी है, और क्या है बोलो? अनावर्ती भी है। आवर्ती नहीं है, अशांत है और अनावर्ती है, ठीक है ना। आवर्ती होता, शांत होता, या अशांत होता लेकिन आवर्ती होता, तो उस कंडीशन में ये क्या होता? परिमेय होता। लेकिन ये भी क्या है? अपरिमेय है। ये क्या है बोलो? अपरिमेय। देखो 12 आ रहा है 0, 12 00, 12 000, तो कोई तो रिपीट कर ही नहीं रहा है। 12 सिर्फ रिपीट कर रहा है, लेकिन कब कब रिपीट कर रहा है? एक एक जीरो बढ़ा बढ़ा के रिपीट कर रहा है। तो ये क्या हो जाएगा? अपरिमेय संख्या हो जाएगा। यानी अशांत होगा तो अपरिमेय होगा। हाँ, अशांत आवर्ती होगा तो ये क्या हो जाएगा? परिमेय संख्या हो जाएगा, ठीक है ना। किसी परिमेय संख्या a का व्युत्क्रमानुपाती इतना होगा। अपरिमेय संख्या, सॉरी, किसी अपरिमेय संख्या अगर a है तो अपरिमेय हम लोग √2 मान लेते हैं, तो 1/√2 क्या हो जाएगा बोलो? ये भी तो अपरिमेय होता है भैया, ये भी क्या होता है?
अपरिमेय होता है। अगला क्वेश्चन लेते हैं, ठीक है, जल्दी से थोड़ा सा। सभी जैसे हमने बताया ना, सभी चैप्टर का हम लोग क्या कर रहे हैं, लगभग 100 प्लस क्वेश्चंस को ले रहे हैं और उसको डिस्कस कर रहे हैं आपके बीएससीबी एग्जाम के आधार पर, 10th का एग्जाम के आधार पर, ठीक है ना। तो ये क्या हो जाएगा बोलो, सिंपल है, रूट के अंदर से नहीं निकाल सकते हैं तो अपरिमेय हो जाएगा, ठीक है ना। निम्न में से कौन परिमेय संख्या है, तो ये तो अपरिमेय है, ये भी अपरिमेय है, ये परिमेय है और ये क्या है बोलो, अपरिमेय है। देखो रूट के अंदर 8 लिख दिए, रूट के अंदर 4 लिख दिए, तो यहाँ पे क्या आ जाएगा 2 और √2 आ जाएगा और ये क्या आ जाएगा 2 आ जाएगा, तो ये कैंसिल आउट करेंगे तो √2 यहाँ पर क्या हो गया बोलो, √2 क्या हो गया बोलो, फंस गया। तो इसीलिए ये फंस गया, ये भी फंस गया, ये भी फंस गया। पाई हम लोग पहले से जानते हैं क्या है, अपरिमेय है, ठीक है ना। लेकिन जब बाई के रूप में होता है तो हम लोग उसको पी बाई क्यू के रूप में जिसको लिख सकते हैं तो उसको परिमेय हम लोग बोलते हैं, ठीक है ना। निम्न में से कौन परिमेय संख्या है, देखो यहाँ पर इसको क्या लिख सकते हैं, √2√5, तो ये क्या हो जाएगा, अपरिमेय हो जाएगा। अब देखो इसको हम लोग क्या लिख सकते हैं, 45 अपॉन में अगर 9 लिखेंगे तो √45 को हम लोग क्या लिख सकते हैं, 3 √5 अपॉन 9, तो ये भी तो अपरिमेय हो गया। देखो √11 इंटू √11, तो इसका वैल्यू क्या आ जाता है, 11 के बराबर आ जाता है, ये भी अपरिमेय हो जाएगा। तो आंसर इसका क्या हो जाएगा, सी हो जाएगा, ठीक है ना। अगला हम लोग क्वेश्चन देखते हैं जल्दी से। इनमें से कौन अपरिमेय संख्या है, अपरिमेय संख्या अभी हमने बताया क्या होता है बोलो, कंटिन्यूअसली चलते रहता है, यानी रिपीट नहीं हो रहा है, बार बार कहीं पर आ रहा है क्या, 1 तो आ रहा है, 0 भी आ रहा है, लेकिन एक बार 1 एक बार आया, एक बार 0 एक बार आया, लेकिन यहाँ पर एक बार 1 एक बार आया, लेकिन यहाँ पर 2 बार आ गया, ठीक है ना। तो कहीं पर रिपीट हो ही नहीं रहा है, तो इसको हम लोग क्या बोलेंगे, अपरिमेय संख्या। इसका मतलब क्या कि इसका सी आंसर हो जाएगा, क्या हो जाएगा, सी हो जाएगा। अगला क्वेश्चन जल्दी से देखते हैं, 2 और 2.5 के बीच में कौन सी अपरिमेय संख्या है। देखो 2 और 2.5 के बीच में, दोनों के बीच में अगर हम लोग अपरिमेय संख्या को देखेंगे तो इसका वैल्यू लगभग किसके 3 से ज्यादा ही होगा। 3 से क्या होगा बोलो, बड़ा ही होगा। क्यों 3 से बड़ा होगा, क्योंकि रूट के अंदर 9 होता है तो उसका वैल्यू को हम लोग 3 बोलते हैं, क्या बोलते हैं बोलो, 3 बोलते हैं। तो इसका वैल्यू क्या हो जाएगा, 3 से ज्यादा ही होगा, ठीक है ना। अब ये देखो इसका वैल्यू 2 और किसके बीच में होगा, 2.5 के बीच में अप्रोक्सीमेटली हो जाएगा। इसका वैल्यू 2 और किसके बीच में होगा, 2.5 के बीच में होगा, 2 और 5 के बीच में, ठीक है ना, 2 और 5 के बीच में, 2.5 के बीच में, ठीक है ना। अब आगे देखते हैं हम लोग इसको, ये 22 बहुत ज्यादा हो गया, 16 से यानी 4 से भी ज्यादा हो गया, ये क्या 9 से ज्यादा हो गया, 3 से ज्यादा हो गया, तो इसका आंसर क्या हो जाएगा, बी हो जाएगा, ठीक है। अगला क्वेश्चन जल्दी से हम लोग देखते हैं, यदि p एक अभाज्य संख्या है, p क्या है बोलो, अभाज्य संख्या है, तो √p क्या हो जाएगा। अब देखो अभाज्य मतलब उसका गुणनखंड तो होगा ही नहीं, जब गुणनखंड नहीं होगा तो ये एक क्या हो जाएगा, रूट के अंदर जब फंस के ही रह जाएगा, रूट के अंदर क्या हो जाएगा, मान के 7 को लेते हैं तो 7 का रूट लिखते हैं तो क्या लिखते हैं बोलो, अपरिमेय संख्या होता है। ऑब्वियसली जब 11 का लेते हैं ये भी अपरिमेय, उसके बाद 17 का लेते हैं, 13 का लेते हैं, ये क्या सारा हो जाता है बोलो, अपरिमेय संख्या हो जाता है, ठीक है। जब ये क्या हो जाता है, अभाज्य है, ये अभाज्य है, ये अभाज्य है, ये अभाज्य, भाज्य होता तो परिमेय हो सकता था, होगा जरूरी नहीं है, हो सकता था, ठीक है ना। भाज्य होता तो अपरिमेय भी होता और परिमेय भी होता, लेकिन अगर अभाज्य है तो ये हमेशा के हमेशा क्या हो जाएगा बोलो, अपरिमेय ही होगा। अगर अभाज्य होगा तो हमेशा से हमेशा ये अपरिमेय होगा। शून्यतर परिमेय संख्या, शून्यतर मतलब शून्य को छोड़ करके, परिमेय संख्या और अपरिमेय संख्या का मल्टीपल। देखो 5 को 5 इंटू √2 लेते हैं, यानी शून्य को अगर छोड़ दिए तो 5 क्या हो गया, परिमेय हो गया, और √2 क्या हो जाएगा, अपरिमेय। तो दोनों को जब मल्टीप्लाई करते हैं तो ये क्या हो जाता है, अपरिमेय संख्या हो जाता है। बहुत पहले से ये सब चीज जानते हैं, ठीक है ना। परिमेय और अपरिमेय संख्याओं के योग का अंतर, योग या अंतर, देखो परिमेय संख्या यानी 5 मान के परिमेय है और अपरिमेय को √7 ले लिए, ठीक है ना। इन दोनों का अगर योग करेंगे, जोड़ेंगे, ठीक है, तो ये भी तो अपरिमेय होगा, और फिर इन दोनों को सब्ट्रैक्ट करेंगे, ये भी क्या हो जाएगा बोलो, अपरिमेय ही होगा, ठीक है ना। दोनों क्या हो जाएगा, अपरिमेय ही होगा, ठीक है ना। अगला क्वेश्चन देखते हैं, निम्न में से कौन सा कथन सत्य है, कौन सही है, ठीक है ना। परिमेय संख्या परिमित होती है, परिमेय अनंत, अपरिमेय परिमित होती है। वो बोला है कि अपरिमेय फिक्स होता है, ठीक है ना, लेकिन परिमेय अनंत होता है, नहीं, अपरिमेय भी अनंत होता है और परिमेय भी क्या होता है, अनंत होता है। संख्या रेखा के प्रत्येक बिंदु, तो ये क्या हो जाएगा, असत्य हो जाएगा, ठीक है ना। तो संख्या रेखा के प्रत्येक बिंदु की संख्या नहीं होती है। देखो संख्या रेखा के प्रत्येक बिंदु की संख्या नहीं होती है, बिल्कुल
ये गलत बात है। क्यों? क्योंकि हर एक जब संख्या रेखा पर हम लोग ये करते नंबर को दर्शाते हैं तो बहुत सारा बिंदु होता है। संख्या रेखा के प्रत्येक बिंदु n के रूप में लिखा जा सकता है, प्रत्येक बिंदु n के रूप में लिखा जा सकता है ऑब्वियसली, जहां पर n एक परिमेय संख्या और अपरिमेय भी हो सकता है। प्रत्येक अपरिमेय संख्या वास्तविक संख्या होती है। तो ये भी कथन सत्य है। ये क्या है बोलो? ये कथन तो सत्य है। प्रत्येक अपरिमेय संख्या वास्तविक संख्या होती है, ठीक है ना? प्रत्येक अपरिमेय संख्या वास्तविक संख्या होती है, ये क्या है बोलो? सत्य कथन है, ठीक है ना? और ये भी संख्या रेखा का प्रत्येक बिंदु n के रूप में लिखा जा सकता है। n यहाँ पर बताया नहीं गया कि n क्या है, ठीक है ना? n कौन सा नंबर है, नेचुरल नंबर है कि कौन सा नंबर है, ठीक है? तो इसीलिए इसको भी नहीं देखेंगे, इसका आंसर क्या हो जाएगा? डी हो जाएगा। अगला क्वेश्चन देखते हैं हम लोग, कौन सी संख्या परिमेय संख्या है? कौन सी संख्या बोलो क्या है? परिमेय संख्या है। तो ये तो निकल ही नहीं रहा है रूट से, तो ये क्या हो जाएगा? अपरिमेय हो जाएगा। ये भी रूट से नहीं निकल रहा तो अपरिमेय हो जाएगा, और ये भी रूट से नहीं निकल रहा तो अपरिमेय हो जाएगा। इसका आंसर क्या हो जाएगा? सी, यानी 5 रूट काट देंगे, दोनों ऊपर नीचे है तो इसका आंसर सी हो जाएगा, 4 हो जाएगा। तो ये परिमेय संख्या हो जाएगा। यह एक क्या है? परिमेय संख्या है। रूट के अंदर फंसा कहाँ है भैया? रूट के अंदर जब फंसा ही नहीं है तो ये क्या हो जाएगा? परिमेय संख्या हो जाएगा। अगला क्वेश्चन देखते हैं, दो परिमेय संख्याओं के बीच कितनी परिमेय संख्या लिख सकते हैं? तो बहुत सारा लिख सकते हैं, अनंत लिख सकते हैं। दो परिमेय संख्याओं के बीच बहुत सारा लिख सकते हैं। अपरिमेय संख्याओं के बीच में भी परिमेय संख्या बहुत सारा लिख सकते हैं, और दोनों के बीच में परिमेय के अपरिमेय कुछ भी बोलो, सबके बीच में बहुत सारा नंबर लिख सकते हैं, ठीक है ना? आगे जब हम लोग देखते हैं कि कौन सा अपरिमेय नहीं है, अपरिमेय नहीं है, देखो क्वेश्चन को घुमा दिया है, ठीक है ना? क्वेश्चन को क्या कर दिया है? घुमा दिया है कि कौन सा संख्या अपरिमेय नहीं है, यानी परिमेय होगा। वो क्या हो जाएगा? परिमेय होगा। तो इसका मतलब क्या कि ये रूट के अंदर 26 तो फंसा हुआ ही रह ही जाएगा, तो ये आंसर तो क्या हो जाएगा? ये अपरिमेय हो जाएगा, ठीक है ना? ये भी अपरिमेय हो जाएगा। क्यों? रूट 3 तो फंसा हुआ ही रह जाएगा, ठीक है ना? देखो ये भी क्या हो जाएगा बोलो? अपरिमेय हो जाएगा। रूट 45 कहाँ से हम लोग निकालेंगे? इसको नहीं निकाल सकते हैं, ठीक है? तो परिमेय कौन सा हो जाएगा? ऑप्शन 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 मिसिंग है। क्या है? ऑप्शन मिसिंग है, ठीक है? अगला क्वेश्चन हम लोग देखते हैं, ठीक है? इतना एक पूर्णांक है। देखो ये पूर्णांक लग रहा है क्या कहीं से? नहीं लग रहा। पूर्णांक तो है ही नहीं, अंक है ही। पूरी तरह से अंक है क्या? नहीं है। फुल अंक है क्या? नहीं है। देखो यहाँ देखो, परिमेय संख्या होगा, बिल्कुल परिमेय संख्या होगा। बिल्कुल ये प्राकृतिक संख्या नहीं हो। प्राकृतिक तो 1 2 3 होता है, अपरिमेय भी नहीं होता। ये परिमेय हो जाएगा, ठीक है ना? इनमें से कौन अपरिमेय नहीं है? कौन अपरिमेय नहीं है? इसका मतलब क्या? परिमेय। तो ये भी अपरिमेय है, ये भी अपरिमेय है, ये भी अपरिमेय है, और 11 11 जा 21। इसका आंसर हो जाएगा क्या बोलो? डी ऑप्शन हो जाएगा। अपरिमेय नहीं है का मतलब क्या होता है? यानी परिमेय होना होता है। परिमेय क्या होता है? होना होता है। अगला क्वेश्चन हम लोग क्या करते हैं देखते हैं, इनमें से कौन अपरिमेय नहीं है? फिर से वही सवाल, इनमें से कौन अपरिमेय नहीं है? यानी परिमेय है। ये तो अपरिमेय है, ये भी अपरिमेय है, ये भी अपरिमेय है, यानी परिमेय कौन सा हो जाएगा? रूट के अंदर 25, इसका वैल्यू तो 5 होता है। अगला क्वेश्चन हम लोग जल्दी से देखते हैं, किस परिमेय संख्या का दशमलव प्रसार या दशमलव विस्तार समाप्त होता है? देखो अब हम लोग जब देखते हैं ना, इस कंडीशन वाले जब देखते हैं तो ऊपर जब a बाई बी अगर हम लोग लिखते हैं किसी भी क्वेश्चन में, तो b को क्या होना चाहिए? 2 की पावर समथिंग होना चाहिए, 2 के गुणनखंड में होना चाहिए। गुणनखंड, गुणनखंड ऐसे होता है ना, गुणनखंड है ना, गुणनखंड में होना चाहिए, यानी 2 के फैक्टर में होना चाहिए, या फिर b को किसके? 5 के फैक्टर में होना चाहिए, या नहीं तो b के किसे? 2 into 5 के रूप में होना चाहिए, यानी 2 की पावर m और 5 की पावर n, या 2 की पावर यहाँ 5 की पावर m या 2 की पावर m के रूप का होना चाहिए। क्या होने के लिए बोलो? समाप्त होने के लिए, ठीक है? क्या होने के लिए? समाप्त होने के लिए। तो ये 2, ये तो नहीं है, 4/2 into 13 है, तो ये असमाप्त हो जाएगा, नहीं समाप्त तो नहीं होगा ये, ठीक है? फिर यहाँ पर देखते हैं 11/160। देखो 160 को हम लोग फैक्टराइज करेंगे, नहीं बी को, बी के बारे में डिस्कस किया ना, इसको फैक्टराइज करेंगे तो 80 हो जाएगा, यहाँ पर 40 हो जाएगा, फिर इसको हम लोग 20 लिखेंगे, फिर 2 10 लिखेंगे, फिर 2 फिर 5 लिखेंगे। तो देखो 2 ही आ रहा है इसके फैक्टर में और 5 ही आ रहा है, 2 और 5 आ रहा है, तो इसका आंसर क्या हो जाएगा? बी हो जाएगा, ठीक है? अगला क्वेश्चन हम लोग देखते हैं, 2 और 5 के अलावा कोई भी नंबर नहीं आना चाहिए उसके क्या बोलते हैं, हर के फैक्टर में या हर के गुणनखंड में कोई भी नंबर
नहीं आना चाहिए। अगला क्वेश्चन देखते हैं, इनमें से कौन अपरिमेय संख्या है? कौन अपरिमेय है? ये है भैया, ये तो है नहीं, ये भी है नहीं, ये अपरिमेय है, रूट के अंदर फंस के रह गया बेचारा। अगला क्वेश्चन देखते हैं, प्रत्येक पी बाई क्यू के संगत ऋण परिमेय संख्या है, ठीक है ना। पी बाई क्यू के संगत ऋण परिमेय संख्या कौन हो जाएगा? माइनस पी बाई क्यू, है ना, बस। अगला क्वेश्चन देखते हैं, वह संख्या क्या कहलाती है जिसे पी बाई क्यू में नहीं लिखा जा सकता है? वह संख्या क्या कहलाती है जिसे पी बाई क्यू के रूप में नहीं लिख सकते हैं? तो अपरिमेय कहलाती है। ये क्लास में हमने डिस्कस कर चुका है, परिमेय क्या होता है और अपरिमेय क्या होता है। परिमेय जिसको पी बाई क्यू के रूप में लिख सकते हैं, और अपरिमेय जिसको पी बाई क्यू के रूप में नहीं लिख सकते हैं। 1/6 एंड 1/4 के बीच में परिमेय संख्या कितनी हो, कौन कौन सी है, सॉरी कौन कौन सी है 1/6 और 1/4 में? तो ये बीच में हुआ क्या? नहीं हुआ ना, ये तो 1/6 तो वही संख्या हो गया, तो ये बीच में नहीं हुआ, ठीक है ना। 5/16, ठीक है, 7/18, 5/16 तो कितना हो गया लगभग? अब इसको ना ऐसे करके लिख दो सबसे अच्छा, 1/6 एंड 1/4, ठीक है। तो 1/6 किसके बराबर हो गया? 0.6 बन जा 6 हो जाएगा और 4 बचेगा, तो 4 है नहीं, तो 6 6 जा 36, फिर 4 बचेगा, तो 0.66 के बराबर हो जाएगा। और इसका वैल्यू क्या हो जाएगा? 0.42 जा 8, 4 5 जा 20, यानी 0.25 के बराबर हो जाएगा। तो इन दोनों के बीच में कौन आया? तो 1/6 तो वही हो गया, वन बीच में तो हुआ नहीं। यहाँ पर 5/16 बोल रहा है, कितना बोल रहा है? 5/16 बोल रहा है, तो कितना हो जाएगा? 0.6 16 दिन 32, तो 16 ये तो आएगा ही, ये भी नहीं आएगा, है ना, ये तो 3 के बराबर हो जाएगा ना, 16 ये भी नहीं आएगा, तो 3 से तो ज्यादा ही हो जाएगा भैया, तो ये इसके बीच में तो आएगा ही नहीं, ठीक है। फिर आगे देखते हैं ये वाला क्वेश्चन, यानी 5/7 देखते हैं, ठीक है ना। 5/7 किसके बराबर हो जाएगा? ठीक है, 0.77 जा 49, ये भी तो 0.7 बहुत बड़ा है, तो इसका आंसर ये हो जाना चाहिए, क्या हो जाना चाहिए? ये हो जाना चाहिए, ठीक है। अगला क्वेश्चन देखते हैं हम लोग जल्दी से। 8/39 का दशमलव रूप होगा, 8/39 का दशमलव रूप होगा, ये आप लोग खुद से बनाइए, इसको डिवाइड करिए ऐसे करके, ठीक है। 8 को अंदर में लिख देंगे, 39 से डिवाइड करेंगे, सिंपल बात है। तो 0 बैठा देंगे, 0 से चला देंगे 8 आ जाएगा, पॉइंट बिठाएंगे 0 देंगे, ठीक है ना। 1 से चलाएंगे, सॉरी 2 से चला सकते हैं हम लोग इसको, तो ये कितना हो जाएगा? लगभग 78 के बराबर हो जाएगा। फिर 2, फिर एक 0 बैठाएंगे, फिर 0 से इसको चला देंगे, है ना। 2 और 0 से चला सकते हैं, उसके बाद 0 से तो कितना हो जाएगा? 200, फिर एक 0 बिठा करके, इसमें ऑप्शन मैच ही नहीं कर रहा है। अगला क्वेश्चन हम लोग जल्दी से देखते हैं, ठीक है ना। 101वां क्वेश्चन हम लोग देखते हैं, इतना है, इतना क्या है बोलो? ये फिक्स हो गया, एंड हो गया इसका, जब दशमलव प्रसार हम लोग लिखे तो खत्म हो गया, तो इसको हम लोग क्या बोलते हैं? परिमेय बोलते हैं। अगला हम लोग देखते हैं, ये भी एक क्या हो जाएगा? परिमेय हो जाएगा, क्योंकि इसका दशमलव प्रसार क्या हो गया? जाके एंड हो गया, खत्म हो गया। अब देखो इसका दशमलव प्रसार क्या हो रहा है बोलो? खत्म नहीं हो रहा है, ठीक है ना, और रिपीटिंग भी नहीं है, तो ये क्या हो जाएगा? अपरिमेय हो जाएगा। अगला क्वेश्चन जल्दी से देखते हैं, किस परिमेय संख्या का दशमलव विस्तार समाप्त होता है? ठीक है ना, किसका समाप्त होता है? तो हम लोग इस क्वेश्चन को दशमलव विस्तार समाप्त होता है, ठीक है ना। तो देखो 2 और 2 की पावर m और 5 की पावर n के रूप में कोई सा भी, इसका फैक्टराइजेशन करो, इसका फैक्टराइजेशन करो, इसका फैक्टराइजेशन करो, इसका फैक्टराइजेशन करो, जो 2 की पावर m इंटू 5 की पावर n के रूप का होगा, तो यही क्या हो, वही क्या हो जाएगा? आंसर हो जाएगा, ठीक है ना। अगला क्वेश्चन देखते हैं, p बाई q का दशमलव विस्तार तभी समाप्त होगा जब q का गुणनखंड, ऑब्वियसली बात है, 2 की पावर n इंटू 5 की पावर n m के बराबर होगा, तभी क्या हो जाएगा बोलो? समाप्त होगा ये, नहीं तो असमाप्त हो जाएगा, यानी कंटिन्यू चलते रहेगा। पी बाई क्यू का दशमलव विस्तार अशांत होता है यदि क्यू का अभाज्य गुणनखंड क्या होता है? अशांत होता है। क्यू का अभाज्य गुणनखंड पी बाई क्यू के, सॉरी 2 की पावर m इंटू 5 की पावर n के रूप का ना हो, तो ये क्या हो जाएगा? अशांत हो जाएगा। ऑप्शन ए हो जाएगा इसका आंसर। अगला क्वेश्चन देखते हैं, इतना पी बाई क्यू के रूप में लिखने पे
क्यू का वैल्यू क्या हो जाएगा, क्यू का वैल्यू क्या होगा, ठीक है। तो इसका क्वेश्चन जो है ना, ये क्वेश्चन थोड़ा सा मिसप्रिंट है, ठीक है। ये क्वेश्चन क्या है, थोड़ा सा मिसप्रिंट है। ये इस रूप में होना चाहिए था शायद, 875, ये बार होता है शायद, ठीक है ना। तो इस क्वेश्चन को बाद में देखेंगे, ठीक है। अगला क्वेश्चन हम लोग देखते हैं। इतना एक है, सिंपल है, परिमेय संख्या है, ठीक है ना। अगला क्वेश्चन देखते हैं। 1/7 का दशमलव विस्तार समाप्त होगा? नहीं, बिल्कुल नहीं समाप्त होगा, ठीक है ना। आवर्ती होगा। क्या होगा बोलो? आवर्त वाला होगा। क्यों? क्योंकि ये 2 की पावर m इंटू 5 की पावर n के रूप का है ही नहीं, इसीलिए ये नहीं होगा, ठीक है ना। किसका दशमलव विस्तार समाप्त है? किसका दशमलव विस्तार समाप्त है? तो इसका क्यों का वैल्यू को अगर 2 की पावर m इंटू 5 की पावर n के बराबर होगा तो इसका क्या हो जाएगा? समाप्त हो जाएगा। ये करके खुद से देखो, होमवर्क है। किसका दशमलव प्रसार दशमलव समाप्त हो जाएगा, प्रसार समाप्त हो जाएगा, तो ये तो आंसर यही वाला हो जाएगा, ठीक है ना। क्योंकि इसका क्या हो जाएगा? 2 की पावर 3 हो जाएगा, ठीक है, बाकी सब नहीं होगा। अगला क्वेश्चन देखते हैं। कौन सा कथन असत्य है, ठीक है ना। प्रत्येक पूर्णांक परिमेय संख्या होता है। देखो, प्रत्येक पूर्णांक परिमेय संख्या होता है, ये सत्य है। क्या है बोलो? सत्य है, ठीक है ना। और देखो, प्रत्येक भिन्न संख्या भिन्न परिमेय होता है, ये भी क्या है बोलो? सत्य है। 1/2 लिखो, ये भी क्या है बोलो? परिमेय है, ठीक है ना। प्रत्येक प्राकृतिक संख्या पूर्णांक है। प्रत्येक प्राकृतिक संख्या क्या है बोलो? पूर्णांक है, ठीक है। प्रत्येक प्राकृतिक संख्या पूर्णांक है, बिल्कुल सही बात है ये भी। प्रत्येक पूर्णांक पूर्ण संख्या नहीं होती है। देखो, पूर्णांक पूर्ण संख्या नहीं होती है। सारा सारा तो सही है। प्रत्येक पूर्ण पूर्णांक परिमेय है, बिल्कुल सही बात है। प्रत्येक भिन्न परिमेय है, बिल्कुल सही बात है। प्रत्येक प्राकृतिक संख्या पूर्णांक है। सारा प्राकृतिक संख्या पूर्णांक है, बिल्कुल सही बात है। प्रत्येक पूर्णांक पूर्ण संख्या है। प्रत्येक पूर्णांक पूर्ण संख्या है, बिल्कुल गलत बात है। पूर्णांक में ऋण भी आता है, ऋण वाला, ठीक है ना। यानी नेगेटिव वाला भी आता है, -1 2 3 है ना, ये भी आता है। तो ये पूर्ण नहीं होता है ना। पूर्ण तो 0 और 1 2 3 4 करके होता है, ठीक है ना। अगला क्वेश्चन देखते हैं कि 4/22 का दशमलव रूप होगा। 4/22 का दशमलव रूप होगा। इसको अपने से क्वेश्चन को बनाओगे, ठीक है ना। यहाँ पर 22 लिखो और यहाँ पर इसको भाग लगाओ, आंसर क्या आएगा उसके बाद खुद कमेंट सेक्शन में बताओगे, ठीक है ना। यहाँ पर इसको परिमेय संख्या बोलते हैं, सिंपल बात है। क्यों? क्योंकि ये रिपीटिंग है, ठीक है। आगे देखते हैं हम लोग। इतना को p/q के रूप में लिखा जा सकता है, बिल्कुल लिखा जा सकता है, लेकिन इसका क्वेश्चन को मिस प्रिंट हुआ है, शायद इस प्रकार से है कि इसी प्रकार से शायद होगा, ठीक है ना। बिल्कुल इसी प्रकार से शायद होगा, देखना पड़ेगा इस क्वेश्चन को, ठीक है। क्वेश्चन मिस प्रिंट है। परिमेय संख्याओं को प्रदर्शित किया जा सकता है p/q के रूप में, ठीक है। q/p के रूप में भी लिख सकते हैं, लेकिन इसको स्टैंडर्ड फॉर्म में लिखा गया है कि p/q के रूप में ही लिखते हैं, ठीक है ना। q/p के रूप में भी लिख सकते हैं, जहां पर q और p क्या है बोलो? पूर्णांक है। और उसको क्या बोलते हैं, माइनस क्यू बराबर या पी बराबर किसके बराबर नहीं होगा? 0 के बराबर नहीं होगा। यदि परिमेय संख्या के हर में 2 व 5 के अलावा अन्य अभाज्य संख्या हो तो उसका दशमलव प्रसार क्या हो जाएगा बोलो? अशांत आवर्ती हो जाएगा। क्यों? क्योंकि क्यू को हम लोग 2 और 5 के रूप में लिखेंगे तो ही हम लोग को शांत मिलेगा, अदरवाइज शांत नहीं मिलेगा, अशांत मिलेगा। अगला क्वेश्चन देखते हैं। यदि हर में केवल 2 या 5 या दोनों में से दोनों हो तो विस्तार होगा, ठीक है ना। 2 या 5 या दोनों हो तो, इसके अलावा कोई नहीं हो तो ये क्या हो जाएगा? शांत दशमलव प्रसार हो जाएगा। अगला क्वेश्चन देखते हैं। प्रत्येक परिमेय संख्या पूर्ण संख्या है। प्रत्येक परिमेय संख्या क्या है बोलो? पूर्ण संख्या है, गलत बात है। प्रत्येक पूर्ण संख्या परिमेय संख्या है। पूर्ण संख्या परिमेय संख्या है। प्रत्येक पूर्ण संख्या बल्कि परिमेय संख्या है, ठीक है ना। दोनों सही है या इनमें से कोई नहीं। तो यहाँ पर ऐसा होना चाहिए, ये तो आंसर ये सही हो जाएगा। क्यों? क्योंकि प्रत्येक पूर्ण संख्या परिमेय संख्या होता है, ठीक है ना। यहाँ पर फिर क्वेश्चन ऐसा नहीं होना चाहिए था। फिर देखते हैं, आगे देखते हैं। 120 प्राकृतिक संख्याओं का समूह किसके सापेक्ष संविलित होता है, ठीक है ना। तो जोड़ के सापेक्ष क्या होता है? संविलित होता है। अगला क्वेश्चन हम लोग देखते हैं कि निम्न में से कौन सा कथन असत्य है? निम्नलिखित में से कौन सा कथन असत्य है? प्रत्येक परिमेय संख्या पूर्ण संख्या होती है। प्रत्येक परिमेय संख्या क्या होती है? पूर्ण संख्या होती है। तो ये तो गलत बात है ना, पूर्ण संख्या फ्रैक्शन में नहीं होता है, ठीक है ना। प्रत्येक, तो ये ही असत्य हो गया, पहला वाला ही असत्य हो गया, ठीक है ना। आंसर आ गया। अगला क्वेश्चन देखते हैं
कि 1/19 का दशमलव विस्तार में आवर्तित, ये क्वेश्चन थोड़ा सा नहीं है, ठीक है ना, ये बहुत लंबा आ जाएगा, ठीक है, बहुत बड़ा आ जाएगा, ये करने में बहुत दिक्कत हो जाएगा। संख्या रेखा को कहा जाता है, संख्या रेखा को क्या कहा जाता है? वास्तविक संख्या रेखा, अवास्तविक संख्या रेखा या दोनों? देखो संख्या रेखा में हम लोग किसको दर्शाते हैं? सिर्फ और सिर्फ वास्तविक को दर्शाते हैं, यानी इमेजिनरी नंबर को संख्या रेखा पर दर्शाते ही नहीं है, ठीक है ना, वास्तविक को सिर्फ दर्शाते हैं। अगला क्वेश्चन हम लोग देखते हैं कि इतना का सरलतम रूप होगा, इतना का सरलतम रूप होगा। ये भी क्वेश्चन क्या है? टाइपिंग एरर है। क्यों? क्योंकि देखो अंश अगर बड़ा हो जाए तो सबका अंश बड़ा होना चाहिए, यहाँ अंश को छोटा कर दिया है, ये टाइपिंग एरर है। अगला क्वेश्चन देखते हैं, इतना का सरलतम रूप होगा, हाँ इसका हो सकता है, ठीक है ना, 96/156, ठीक है। अब इसको हम लोग 24 से भी क्या कर सकते हैं, डिवाइड, 2 से काट के देखते हैं, ठीक है ना, 4 8 आ जाएगा, 7 एंड 8 आ जाएगा, फिर इसको 2 से काटो, 24 आ जाएगा, यहाँ पर 3 आ जाएगा और यहाँ पर 9 आ जाएगा, ठीक है। फिर 3 से 1 और 3, तो 8 बाई क्या हो जाएगा, 13 आंसर हो जाएगा इसका। यहाँ पर भी इसका आंसर नहीं है, तो ऑप्शन ए को मान लो कि क्या था, बोलो 8/13 था, ठीक है। अगला क्वेश्चन देखते हैं, टाइपिंग एरर होते रहता है, इनमें से किसका दशमलव विस्तार शांत है? सिंपल बात है, आप लोग गुणनखंड निकालिए, किसका गुणनखंड निकालिए, हर का, किसका गुणनखंड निकालिए, सभी के हर का गुणनखंड निकालिए, और 2/2 इंटू 5 की पावर, अगर 2 की पावर m इंटू 5 की पावर n के रूप का है तो होगा, अदरवाइज नहीं होगा। कौन परिमेय संख्या है? तो कौन परिमेय संख्या है? तो ये तो परिमेय है नहीं, ये भी नहीं है, ये भी नहीं है, बल्कि ये परिमेय है, इसको काटेंगे तो परिमेय आ जाएगा, ठीक है। अगला देखते हैं, कौन सी संख्या अपरिमेय है? बस लास्ट हम लोग जा रहे हैं, ठीक है, ये तो परिमेय है, ठीक है, ये अपरिमेय है, ये भी अपरिमेय है, ये भी अपरिमेय है, सॉरी ये परिमेय है, ठीक है, ये भी परिमेय है, ये अपरिमेय है। आंसर क्या हो जाएगा इसका? 20, सॉरी सी हो जाएगा, रूट के अंदर 27। अब इसको बोला गया है क्या, इसका क्या हो जाएगा, इसको कैसे लिखेंगे? बस आसान है भैया, इसको पॉइंट को उड़ाइए और यहाँ पर ऐसे लिखिए, 5 1 जा 5, 5 2 जा, तो ये 1/2 भी आंसर इसका लिख सकते हैं और 5/10 भी इसका आंसर लिख सकते हैं। अगला क्वेश्चन देखते हैं, ये एक अपरिमेय संख्या है, बिल्कुल आसान सा है। अगला क्वेश्चन देखते हैं, ये भी एक अपरिमेय संख्या है, ठीक है ना। अगला क्वेश्चन देखते हैं, कौन अपरिमेय संख्या है? कौन, सॉरी परिमेय संख्या, तो 5 को कैंसिल आउट कीजिए, बी नंबर इसका क्या हो जाएगा, आंसर हो जाएगा, ठीक है। और रूट एक क्या है, अपरिमेय संख्या है। फिर अगला देखते हैं, बस यहीं तक समाप्त होता है, ठीक है। आप लोग अच्छे से थोड़ा तैयारी करिए, और हर दिन का ऑब्जेक्टिव प्लस जो हम लोग एमसीक्यू लेकर के आएंगे, ठीक है, और वन शॉट लेकर के आएंगे, चैनल में देखते रहिए, हर दिन का हर दिन, ठीक है, सभी सब्जेक्ट का लगभग होगा, और अच्छे से बने रहिए, अच्छे से पढ़ाई करिए, और कम से कम बिहार बोर्ड में 350 प्लस नंबर लेकर के आराम से आइए, ठीक है, बढ़िया से मेहनत करिए, 4 घंटा 5 घंटा जितना भी पढ़ने का मन कर आराम से पढ़िए, ज़्यादा टेंशन लेने की ज़्यादा जरूरत नहीं है। यहीं तक करते हैं समाप्त। थैंक यू सो मच।